प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में देखो हमने सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के बारे में चर्चा की थी। आज हम स्टार्ट से पहली यूनिट जो है आपके स्थिर विद्युत की, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखो मेन चीज ये है कि हम बेसिक से पहले चैप्टर से इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई शुरू के आपके जो लगभग 8-9 चैप्टर हैं वो सारे इलेक्ट्रिक से संबंधित है। जब तक आपको बेसिक उसका नहीं पता होगा तब तक आप आगे की चीजें सीख नहीं पाएंगे या फिर सीखने में आपको दिक्कत होगी। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम धीरे चलें, लेकिन जैसे जैसे वीडियो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा वीडियो जैसे बनेंगे आप तक पूरा सिलेबस पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको 100% समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी 100% समझने की कोशिश करोगे, लेकिन ये काफी नहीं है। देखो जब तक मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आप उसे देखें, लेकिन जब तक आप उसकी वापस बुक से रीडिंग नहीं लगाएंगे 1 या 2 बार, तब तक वो चीज आपको थोड़ी देर तो याद रहेगी, बाद में आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि आप पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके पास जो फिजिक्स की बुक है, जिस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है उसकी आप रीडिंग लगाएं। पहले वीडियो देखें और उसके बाद किताब से उसकी क्या लगाएं, रीडिंग लगाएं 1 से 2 बार। उससे आपको कुछ चीजें ऐसे समझ में आ जाएगी कि मान लीजिए मैंने जो पढ़ाया आपको, हो सकता है उसमें कोई 1-2 टॉपिक या 1-2 बात कोई रह गई हो, तो जब आप स्वयं से रीडिंग लगाओगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि ये चीज मुझे कम समझ में आई या फिर ये टॉपिक रह गया। तो आप उससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मेरे को ध्यान में आ जाए कि ये चीज छूट गई या फिर ये चीज मुझे थोड़ी सी ऐसे वापस आपको समझानी है। और जब आप स्वयं रीडिंग लगाओगे तो आपके वो चीज मतलब अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाद में आपको पूरे साल भर आप कम पढ़ाई करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, इससे आपको आगे जाकर फायदा होगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहली यूनिट स्थिर विद्युत की। सबसे पहले तो हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि स्थिर विद्युत की से तात्पर्य क्या है। देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके प्रभाव, उनके गुणधर्म या उन पे आरोपित बल या उनके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इन सभी के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी शाखा को कहते हैं आपके स्थिर विद्युत की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में, उनके गुणधर्म, प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की। तो ये आपकी पहली यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। इस यूनिट को 4 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। पहला चैप्टर हम क्रम से ही पढ़ते रहेंगे, पहला चैप्टर, फिर दूसरा, तीसरा, 4 चैप्टर जब होंगे तब जाके आपके 1 यूनिट कवर होगी। पहला चैप्टर है आपके विद्युत क्षेत्र। तो आज हम इसी विद्युत क्षेत्र के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें कि भाई इस चीज की शुरुआत कहां से हुई उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई विद्युत शब्द आया कहां से, विद्युत की शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले कौन सा प्रभाव देखने को मिला या कहां से इसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो प्राचीन काल में एक वैज्ञानिक था थैलस। थैलस नाम के वैज्ञानिक ने यह देखा कि समुद्री तट पर एम्बर नाम की एक कोई वस्तु पाई जाती है। इस एम्बर नाम की वस्तु को जब हम किसी ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल या किसी रेशमी कपड़े से जब हम घर्षण कराते हैं तो इस क्षण में अपने समीप स्थित छोटे छोटे कागज के या लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुणधर्म आ जाता है। इसका दैनिक जीवन में हम प्रभाव देख सकते हैं। आप देखना कभी कि आप किसी पेन को अपने बालों से घर्षण कराओ और उसको जमीन के पास लेकर जाओ तो उसमें क्या होता है कि जमीन पे स्थित जो छोटे छोटे कण है, जो अंश है, वो उस पेन के चिपक जाते हैं। आप किसी फूले हुए गुब्बारे को सर से घर्षण करा के किसी दीवार पर चिपका देते हो,
नॉर्मल अवस्था में यदि आप उससे चिपकाओ तो वो नहीं चिपकता, लेकिन आप बालों से या उससे किसी से घर्षण करा के जब आप किसी दीवार से चिपकाते हो तो वो काफी समय तक चिपका रहता है। तो इसकी शुरुआत में थैलस ने ये देखा कि एम्बर नाम की वस्तु को जब हम किसी ऊनी वस्त्र या रेशमी कपड़े से घर्षण कराते हैं तो उसमें अपने समीप स्थित छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुणधर्म आ जाता है। यह सबसे पहले किसने देखा था? थैलस नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक आया था गिलबर्ट। गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने यह देखा या उसने यह पाया कि केवल एम्बर ही ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें यह गुण पाया जाता है, इसके अतिरिक्त और भी कई छड़ें हैं, जैसे एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक की छड़, कांच की छड़, रबड़ की, या किसी में भी और भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें भी यदि हम ये पूरी प्रक्रिया दोहराएं तो उनमें भी सेम इसी प्रकार का गुणधर्म आ जाता है जैसा इस एम्बर नाम की वस्तु में आया था। ठीक है, तो ये किसने बताया था? गिलबर्ट ने। शुरुआत की थी थैलस ने, बाद में बताया था किसने? गिलबर्ट ने। ठीक है, एम्बर को तो ये चीज समझ में आ गई आपको? ये शुरुआत है, जब तक हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। ये एक मान लीजिए सिंपल सी चीज है कि भाई जैसे न्यूटन ने देखा था कि वो फल टूट के नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया, उसके आधार पे उसने न्यूटन बल वगैरह काफी गुरुत्वाकर्षण उन सब चीज की खोज की थी। तो ये शुरुआत है कि थैलस ने ये देखा कि घर्षण द्वारा इनमें कुछ अपने समीप छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ गया। गिलबर्ट ने ये देखा कि एम्बर में ही नहीं बाकी और भी कई वस्तुएं होती है जिनमें ये सेम गुणधर्म आ जाता है कि जब हम इसको घर्षण कराते हैं किसी अन्य वस्तु से तो उनमें भी अपने पास स्थित छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये यहां से हो गई थी भाई शुरुआत। अब देखो नाम कैसे पड़ा इसका। जो एम्बर है उसको ग्रीक भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। एम्बर को ग्रीक भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इस नाम के आधार पर जो एम्बर में वो गुणधर्म आया था उस गुणधर्म का या उस प्रभाव का नाम रख दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी। जिसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युतमय। तो यहां से एम्बर, ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के नाम के आधार पर शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युतमय हो जाना। ठीक है, तो यहां से घूमकर ये शब्द का निर्माण हुआ आपके विद्युतमय। जो ये गुणधर्म आया या जो ये प्रभाव वस्तु में आता है अपने समीप स्थित छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का, उसको हम कहते हैं विद्युतमय हो जाना या आवेशित हो जाना। सामान्य अवस्था में जैसे मान लीजिए मार्कर आपके एम्बर की छड़ है, इसमें ऐसा कोई गुणधर्म नहीं होता कि आप जमीन के पास कहीं ले जाओ इसमें कण आ जाए, लेकिन हम इसको जैसे ही किसी ओर से घर्षण कराते हैं तो अपने छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुणधर्म आ जाता है। उस प्रभाव को कहते हैं विद्युतमय हो जाना या फिर आवेशित हो जाना। जिन जिन वस्तुओं में ये गुणधर्म आ गया उनको ऐसे कहने लगे कि ये वस्तुएं विद्युतमय हो गई या आवेशित हो गई। तो यहां से इस शब्द की शुरुआत हुई थी। बात आ गई समझ में? आवेशित जो शब्द आया, कि कोई वस्तु आवेशित हो गई तो इसका मतलब है उस वस्तु में कोई लक्षण या कोई गुणधर्म नया आया है जिसके कारण आवेश का प्रभाव आवेशित हो गई वो वस्तु। तो जो वस्तु में नया गुण या नया प्रभाव आया है उस गुण या लक्षण या प्रभाव को नाम दिया गया था आवेश। कि भाई ऐसा क्या होता है कि वस्तु में ये सब कुछ हो जाता है तो उसको कहा गया कि आवेश। इस वस्तु में एक नई चीज ऐड हो गई, वो क्या हो गई? आपके आवेश। कि वस्तु में आवेश आ जाने से वो अपने पास स्थित छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लग गया? आकर्षित करने लग गया। तो यहां से शब्द आपको मिला था क्या? आवेश। तो आवेश, विद्युत आवेश की यदि मैं आपको परिभाषा बताऊं
या परिभाषा जो मूल रूप से लिखी जाती है प्रारंभ के समय में, वो ये लिखी जाती थी कि किसी वस्तु या पदार्थ का वह लक्षण या गुण जो अपने समीप स्थित किसी अन्य वस्तु पर कोई विद्युत बल या विद्युत प्रभाव आरोपित करता है या अनुभव करता है, उस लक्षण को या उस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। वापस सुन लीजिए, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह लक्षण या वह गुण होता है जो अपने समीप स्थित किसी वस्तु पर विद्युत बल या विद्युत प्रभाव आरोपित करता है या स्वयं पर अनुभव करता है। उस लक्षण को या उस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। ठीक है, अब यहां तक चीजें समझ में आ गई। आवेशित होना या विद्युतमय होना एक प्रभाव था जिसके कारण वस्तु अपनी ओर आकर्षित होती है। आवेश किसे कहेंगे? कि जिसके कारण वो किसी पर विद्युत बल या तो आरोपित करती है या विद्युत बल अनुभव करती है, वो कहलाएगा आपके क्या? विद्युत आवेश। अब देखो, कोई भी चीज के बारे में जब कोई जानकारी मिलती है तो उसके आगे और भी कई प्रयोग होते हैं, उसके आगे और भी रिजल्ट सामने आते हैं। तो इसी के आधार पर इसका और ज्यादा अध्ययन किया गया और कुछ प्रयोग किए गए। उसके आधार पर हमने विद्युत आवेश के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की कि भाई ये विद्युत आवेश होते क्या हैं एक्चुअल में और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए एक प्रयोग किया गया था। वो प्रयोग था आपके इस प्रकार का कि भाई एक किसी कांच की छड़ को किसी रेशमी कपड़े से घर्षण कराया और उसे किसी धागे की सहायता से लटका दिया। ठीक ऐसे ही एक हमने कोई अन्य वस्तु ले ली, एबोनाइट ले लो या एम्बर ले लो, कुछ भी। एबोनाइट की हमने कोई छड़ ली, उसको किसी बिल्ली की खाल या ऊनी वस्त्र से घर्षण कराया और उसे भी इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। तो अपने पास दो छड़ें आ गई। देखो, आगे घर्षण कराने से हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इनमें कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो अपने पास स्थित छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इनमें भी अब ये गुण आ गए दोनों में। फिर हमने एक अन्य कांच की छड़ ली, और पहले हमने इसको किससे घर्षण कराया था? रेशम के कपड़े से। इसको भी हम किससे घर्षण करा रहे हैं? रेशम के कपड़े से। ठीक है, इसको भी रेशम से, इसको भी रेशम से घर्षण कराया। तो इसका मतलब इन दोनों ही कांच की छड़ों में जो प्रभाव उत्पन्न हुआ वो कैसा हुआ? एक समान, क्योंकि दोनों एक ही तरह की वस्तु हैं और घर्षण भी हमने सेम ही वस्तुओं से कराया। ठीक उसी प्रकार हमने भी यहाँ एक और अलग से एबोनाइट की छड़ ले ली और इसको पहले हमने किससे करवाया था? जैसे मान लीजिए बिल्ली की खाल से करवाया, तो इसको भी अब वापस किससे करवाएंगे? बिल्ली की खाल से ही घर्षण कराएंगे। अब इन दोनों में सेम तरह का प्रभाव उत्पन्न हुआ है और इनमें भी दोनों में कैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ? सेम तरह का, क्योंकि भाई हमने घर्षण एक जैसे ही करवाया दोनों में। जब हम इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं, जैसे ही मैं इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लेकर जाता हूं तो इन दोनों छड़ों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। मतलब ये दोनों छड़ें एक दूसरे को रजिस्ट करती है, मतलब एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करती है। सेम इसी प्रकार जब मैं इस एबोनाइट की छड़ को इस दूसरी एबोनाइट की छड़ के पास लेकर जाता हूं तो इनमें भी क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है। ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करती है? रजिस्ट करती है, दूर धकेलने का प्रयास करती है। इसका उल्टा देखो, दो रिजल्ट आ गए अपने पास, दो चीजें हमने देखी। इन दोनों को पास लेकर आए, क्या पाया गया? इनमें प्रतिकर्षण।
इन दोनों को पास लेकर आए, इनमें भी क्या पाया गया, प्रतिकर्षण। अब हम इस कांच की छड़ को इस एबोनाइट की छड़ के पास लेकर जाते हैं, तो हमने ये देखा कि इस कांच की छड़ और इस एबोनाइट की छड़ के मध्य क्या पाया गया, आकर्षण। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित, अपनी ओर खींच रही थी। सेम उसी प्रकार इस एबोनाइट की छड़ को मैं इस कांच की छड़ के पास लेकर गया, तो इन दोनों में भी क्या पाया गया था, आकर्षण। ठीक, ये प्रयोग था केवल कि ये चीजें हमने देखी थी वहां उस समय। अब इन प्रयोगों के आधार पर रिजल्ट क्या निकले थे वो हम इस प्रकार देखते हैं कि भाई इन दोनों ही कांच की छड़ों में जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था वो एक ही तरह का प्रभाव था। इन एबोनाइट की छड़ों में भी जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था वो भी कैसा ही था, एक ही तरह का था। लेकिन इसमें जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था और इसमें जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था वो दोनों क्या थे, अलग अलग। क्योंकि ये दोनों छड़ें तो एक दूसरे को आकर्षित कर रही है और ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित। मतलब दो गुणधर्म हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पर इस छड़ और इस छड़ के मध्य तो क्या मिल रहा है, आकर्षण, और इन दोनों आपस में सेम वाले के बीच में क्या मिल रहा है, प्रतिकर्षण। तो हमें एक चीज यहां से समझ में आ गई कि घर्षण के द्वारा जो गुणधर्म उत्पन्न हुए वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, दो तरह के गुणधर्म है। जब एक समान प्रभाव वाले कांच की छड़ों को एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। मतलब समान प्रभाव में पाया जाता है आपके प्रतिकर्षण, और असमान प्रभाव में क्या पाया जाता है, आकर्षण। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें यह समझ में आई कि प्रभाव जो उत्पन्न होते हैं, जो हुए हैं, वो दो तरह के थे, दोनों एक दूसरे से अलग थे। समान प्रभावों के मध्य क्या पाया गया, प्रतिकर्षण। असमान प्रभावों के मध्य क्या पाया गया, आकर्षण। तीन रिजल्ट या चार रिजल्ट अपने सामने यहां से आए कि भाई दो तरह के प्रभाव, दोनों की प्रकृति अलग अलग, समान के मध्य प्रतिकर्षण, असमान के मध्य आकर्षण। ये तीन चार रिजल्ट हमें इस प्रयोग से देखने में मिले। एक वैज्ञानिक था फ्रैंकलिन नाम का, इस फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने ये जो प्रभाव उत्पन्न हुए इन प्रभावों का नामकरण किया था। जो कांच की छड़ में प्रभाव उत्पन्न हुए थे उन कांच की छड़ों के प्रभाव को तो उसने नाम दिया था धनावेश, और जो एबोनाइट की छड़ है इसमें जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था उसको नाम दिया था उसने ऋणावेश। इनका नामकरण फ्रैंकलिन ने किया था कांच की छड़ में। ये उसने अपनी स्व इच्छा से किया था, किसी प्रकार का कोई मतलब रिजल्ट या कुछ और नहीं। भाई जैसे उसने भाई दो प्रभाव उत्पन्न हुए थे उनका नामकरण करना है तो उसने नाम दे दिया था कांच की छड़ में स्वेच्छा से धनावेश, एबोनाइट की छड़ में स्वेच्छा से क्या दे दिया था, ऋणावेश। ये फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, और उसी के आधार पर अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं आवेश के जो प्रकार है दो, वो पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। इन दोनों के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर फ्रैंकलिन धनावेश ऋणावेश के स्थान पर कोई अन्य नाम दे देता, जैसे मान लीजिए कांच को दे देता वो ए और इस एबोनाइट की छड़ को नाम दे देता बी, तो अभी हम वर्तमान में आवेश के जो प्रकार पढ़ते हैं वो दो तरह के ये पढ़ते, ए और बी। और अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी जो भी धनावेश और ऋणावेश। ध्यान रखना यहाँ जो ये ऋणावेश है ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक नाम है। ऋणावेश का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ये कोई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू डिनोट नहीं करता, ये सिर्फ डिनोट करता आवेश के प्रकार को। जैसे किसी घर में दो भाई हैं, उनके नाम है कालू और पप्पू, तो कालू और पप्पू। अगर कोई भारतीय या राजस्थान का कोई वैज्ञानिक होता तो वो इन प्रभावों का नाम अपने हिसाब से रख देता। क्या रखता, रमकुड़ी और जमकुड़ी। तो अभी हम आवेश के प्रभाव पढ़ते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक रमकुड़ी और एक
जमकुड़ी। तो ये सिंपल से इनके नाम है, कोई पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू को नहीं दर्शाते। आवेश के दो प्रकार, धनावेश और ऋणावेश, जिनका नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो भाई हमने कुछ प्रयोग से रिजल्ट अभी मैंने आपको जैसे सारे बता दिए, आप वीडियो प्लेबैक करके देख लेना कि क्या क्या रिजल्ट हमें मिले थे। 4 रिजल्ट मिले थे। 2 तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। समान प्रभावों के मध्य प्रतिकर्षण, असमान प्रभावों के मध्य आकर्षण। और फ्रैंकलिन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने उन दोनों प्रभावों को जो नाम दिया था वो दिया था धनावेश और ऋणावेश। ये सिर्फ और सिर्फ इनका नामकरण है, इनकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को नहीं दर्शाता है। अब जब उसने ये नाम दे दिए तो उसके आधार पर कुछ और प्रयोग किए गए थे, कुछ और वस्तुओं के मध्य घर्षण कराया गया था और उन वस्तुओं में ये देखा गया था कि भाई कौन सी वस्तु में किस तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो उसकी एक लिस्ट बनाई है, देख लेना आप इस प्रकार कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी, कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी। तो यहाँ लिख देते हैं जैसे हम, जो वस्तु धनावेशित होगी, जो वस्तु ऋणावेशित होगी। तो पहली, हम यदि कांच और रेशमी कपड़े के मध्य घर्षण कराएं तो कांच की छड़ आपके हो जाएगी धनावेशित और रेशमी वस्त्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। ठीक है। अब यदि कोई जैसे ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र से मैं मान लीजिए प्लास्टिक, एबोनाइट, इनको यदि मैं घर्षण कराता हूं तो जो ऊनी वस्त्र होगा वो होगा आपके धनावेशित, प्लास्टिक और एबोनाइट की जो वस्त्र होगी वो क्या होगी? ऋणावेशित। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से यदि मैं प्लास्टिक, रबड़, एबोनाइट, एम्बर, इनको यदि मैं घर्षण कराऊं तो ये सारी वस्तुएं क्या होगी? आपके ऋणावेशित और बिल्ली की जो खाल होगी वो क्या होगी? धनावेशित। ये रिजल्ट किस आधार पर बताए गए कि भाई कौन सी धनावेशित होगी, कौन सी ऋणावेशित होगी? फ्रैंकलिन ने जो सर्वप्रथम बताया था कि जो प्रयोग में कि भाई कांच की छड़ को उसने धनावेश नाम दिया था, दूसरी एबोनाइट को ऋणावेश दिया था, उसी के आधार पर ये जो वस्तुएं होगी वो होगी धनावेशित, ये वस्तुएं होगी ऋणावेशित। जब हम इनको आपस में क्या कराएंगे? घर्षण कराएंगे। याद रखने की दृष्टि से आप रख सकते हो कि मात्र और मात्र कांच की केवल ऐसी छड़ है वस्तुओं में, सॉलिड वस्तुओं में, जो कि क्या हो रही है? धनावेशित। ठीक है। बाकी जितनी भी छड़ें हैं, प्लास्टिक की ले लो, एबोनाइट की, रबड़ की, एम्बर की, ये सारी क्या हो रही है? ऋणावेशित। याद रखने की दृष्टि से एक चीज याद रख लेना कि कांच की छड़ किसी रेशमी कपड़े से घर्षण कराने से धनावेशित होती है। बाकी जो भी वस्तुएं हैं उनको यदि हम घर्षण कराएंगे किसी वस्तु से तो वो क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। देखो वास्तव में ये जो रिजल्ट है वो केवल इन्हीं के लिए लिखे गए हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्लास्टिक को हम किसी और कहीं से भी घर्षण कराएंगे तो हमेशा ही ऋणावेशित ही होगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जब प्लास्टिक को ऊनी वस्त्र से घर्षण कराएंगे तो ये ऋणावेशित होगी। ये चीजें बाद में जब हमने अध्ययन किया और तो हमें पता चला कि भाई कोई वस्तु ऋणावेशित या धनावेशित कैसे होती है, किस प्रकार होती है। उसका हमने जो परमाणु संरचना है कि भाई परमाणु के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उन सब की जब खोज हो गई थी और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, कौन कौन से आवश्यक कारक है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से पदार्थ में क्या प्रभाव होता है, उनके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कौन सी धनावेशित होगी, कौन सी ऋणावेशित होगी। इनमें मेन एक कंसेप्ट आता है आपके, जो हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, कार्यफलन ऊर्जा। एक ऊर्जा होती है, उसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि कोई वस्तु धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी, कैसे। ठीक है।
तो हम इसी वीडियो में आगे इसकी और चर्चा कर लेंगे। तो अभी हमने क्या क्या चीजें देख ली भाई, आवेश कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देख लिया, उनमें कौन कौन से प्रभाव होते हैं वो भी देख लिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इनमें क्या क्या प्रभाव होते हैं वो हमने देख लिए। किन किन वस्तुओं को आपस में घर्षण कराने पर कौन सी धनावेशित होगी कौन सी ऋणावेशित, वो भी हमने देख लिए। आप जब वीडियो प्ले करके देखो तो पॉज करके फिर नोट करना चाहो तो उनको नोट कर लेना, ठीक है। अब जब हमें धनावेश और ऋणावेश के बारे में पता चल गया तो हम किस किस तरीके से वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं उसके बारे में और आगे बताया गया है। तो उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं आवेशन। आवेशन से तात्पर्य है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन, ठीक है। कितने प्रकार से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं वो है आपके, देखो दो तीन प्रकार से हैं जिसको हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है आपके चालन या स्पर्श द्वारा, चालन या स्पर्श द्वारा। दूसरा है प्रेरण द्वारा और तीसरा है आपके जो वैसे हमने चैप्टर के शुरुआत में ही देख लिया था, घर्षण द्वारा। कि भाई चालन या स्पर्श द्वारा, प्रेरण द्वारा और घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा तो हमने अभी तक जो डिस्कस किए थे वो सारी इन्हीं चीजों के बारे में किया था कि भाई एम्बर को जब घर्षण कराया तो उसमें गुणधर्म उत्पन्न हो गया जिसको नाम दिया गया था धनावेश ऋणावेश। वो सारे हमने अभी तक जो भी पढ़े थे किसमें पढ़े थे, घर्षण द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया है, प्रकार है, उसी में पढ़ा था। अभी हम जो ये दो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ी सी विशेष चर्चा करेंगे। इसको मैं और थोड़ा सा बता दूंगा लेकिन विशेष चर्चा इन दो पर करेंगे, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। इनमें एक मेन चीज आपके काम आएगी। उससे पहले हम दो मतलब वस्तुओं के बारे में देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। एक वस्तु होती है चालक वस्तु, एक होती है कुचालक वस्तु। एक होती है चालक वस्तु और एक होती है कुचालक वस्तु। इनका अभी यूज होगा तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बाकी और तो चालक और कुचालक को हम एक अलग से टॉपिक आएंगे, उनके बारे में इनमें क्या क्या होते हैं वगैरह वगैरह वो सब अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिक चीज हम ये ध्यान रखना कि जिन वस्तुओं में आवेशों का संचरण हो सके, आवेश जिस वस्तु से गति कर सके उस वस्तु को तो क्या कहेंगे, चालक। और जिस वस्तु में आवेश संचरित नहीं हो सके या गति नहीं कर सके उसे क्या कहेंगे, कुचालक। ठीक है, ये दो बेसिक डिफरेंस है दोनों में। यदि कोई वस्तु चालक होगी तो उस वस्तु में से तो आवेश गति कर जाएगा और यदि कोई वस्तु कुचालक होगी तो उनमें से आवेश गति नहीं करेगा। हम जिस स्थान पर आवेश को देंगे वो वहीं पर बना रहेगा। जबकि चालक में ऐसा है कि आप आवेश दोगे तो वो गति कर सकता है, आप उस पर हल्का सा भी दूसरा कोई प्रभाव आरोपित करोगे तो वो वस्तु आवेश गति कर जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और ज्यादा डिटेल में तो देखो इन दोनों टॉपिकों को हम पर्सनल अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज थी आपके चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। देखो मैंने आपको पहले ही बता दी है, मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, पहले चैप्टर से लेकर चल रहा हूं। आपको वीडियो देखने के बाद बुक से इन सब की रीडिंग लगानी है अच्छे से, तभी आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज अपने वीक रह गई या कौन सी चीज थोड़ी समझ में कम आई है, तो उसको हम और देख लेंगे। कमेंट में आप लिख देना, ठीक है। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, इसमें देखो क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक धात्विक गोला ले लिया, चालक गोला,
इस धात्विक गोले को हमने आवेश दे दिया, मान लीजिए धनावेश देते हैं, ये धात्विक गोला है, कोई धात्विक गोला को या चालक गोला को बात एक ही है, तो ये हमने इसमें आवेश दे दिया, पॉजिटिव से मैंने इसको दर्शा दिया कि भाई मैंने इसको कुछ धनावेश दिया है। अब चूंकि ये धात्विक गोला है और चालक गोला है, तो मैंने आपको अभी बताया था चालक वस्तु वो होती है जिसमें आवेश गति कर सकता है। तो जब मैं इसको आवेश दूंगा तो ये आवेश सेम प्रकृति के हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अभी हमने देखा था प्रयोग में समान प्रभावों के मध्य क्या पाया गया था, प्रतिकर्षण। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दोनों ही आवेश क्या चाहेंगे कि हम एक दूसरे से दूर हटें। और चालक गोला है मतलब आवेश गति भी कर सकते हैं और इनमें प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है। तो ये सारा आवेश इसके संपूर्ण, यदि मैं इसको अंदर भी आवेश दूंगा, कोई धात्विक ठोस गोला है उसको अंदर भी आवेश दूंगा तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वो आवेश ये चाहेगा कि मैं जितना हो सकता है इससे दूर जाऊं, तो सारा आवेश उसके पृष्ठीय सतह पर फैल जाएगा, कि वह पृष्ठ पर आ जाएगा सारा का सारा ही आवेश, क्योंकि इनके मध्य आपस में क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल रहा है। और कोई भी आवेश दूर जा नहीं सकता, कोई भी आवेश पृष्ठ को छोड़कर नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम दूरी कहां पर होगी, पृष्ठ पर। तो सारे आवेश कहां चले जाएंगे, पृष्ठ पर। हमेशा ये बात ध्यान रखना, किसी धात्विक वस्तु को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है या उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। तो ये सारा आवेश उसके पृष्ठ पर या उसकी सतह पर फैल गया। यह धात्विक गोला था, इसको हमने आवेश दिया था स्वयं से और ये सारा आवेश उसके पृष्ठ पर फैल गया। अब इसके समीप ये मैंने कोई अन्य धात्विक गोला लिया जो कि है तो धात्विक ही, लेकिन कैसा है, उदासीन है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। धात्विक गोला दोनों समान है, आकार आकृति में एक जैसे है। ये आवेशित है जिसको हमने धनावेश दिया है, वो सारा उसके पृष्ठ पर फैल गया। और ये गोला कैसा है, उदासीन है। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन में हमें क्या करना है, इन दोनों गोलों को एक दूसरे से स्पर्श कराना है, नाम ही है स्पर्श। तो हमें इन दोनों गोलों को क्या कराना है, स्पर्श कराना है। तो जब मैं इन दोनों गोलों को स्पर्श कराऊंगा, एक गोले पर तो आवेश था, दूसरे गोले पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्पर्श कराया तो अब आप ध्यान से देखो, ये सारे आवेश एक दूसरे को पहले भी प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन इनके पास जाने के लिए और स्थान नहीं था। जैसे ही मैंने यहां इस दूसरे गोले को स्पर्श कराया तो उन आवेशों को और ज्यादा स्थान मिल गया। तो और ज्यादा स्थान मिल गया तो वो कुछ आवेश दूसरे पृष्ठ पर चले जाएंगे। बात है ना समझ में कि भाई एक धात्विक गोला पहले इसके पास संपर्कित, ये जो पूरा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना ही था, वहां पर ये पूरा फैला हुआ था और अधिक जाने के लिए इनके पास स्थान था नहीं। जैसे मैंने इसको संपर्कित किया तो इनके पास देखो अभी इस दूसरे वाले का भी आ गया स्थान, तो ये दूसरे गोले पर चले गए। तो कुछ आवेश इस गोले में शेष रह गया, इस गोले को नाम दे दिया मैंने जैसे ए, इसको उदासीन को बी। तो कुछ आवेश इस ए गोले पर रह गया और कुछ आवेश संपर्क के कारण दूसरे गोले पर चला गया। देखो बेसिक आवेश ये संचरित होते कैसे हैं, गति करते कैसे हैं, ये इसका मेन बेसिक रीजन होता है विद्युत विभव, विभवांतर के कारण ये आवेश गति करते हैं। लेकिन मैं अभी आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि पृष्ठ क्षेत्रफल संपर्कित क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके कारण इनको गति करने के लिए और स्थान मिल गया, तो ये वहां चले गए। जब इसका मूल रीजन होता है विभवांतर,
विभवांतर के कारण ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। लेकिन चूंकि हमने अभी तक विभव और विभवांतर पढ़ा नहीं है, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें और चर्चा कर लेंगे। इस चीज को मैं वहां पर और आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के कारण कुछ आवेश वहां चला गया। अब जब मैं इन दोनों गोलों को वापस अलग अलग कर लेता हूं, अब तो जो आवेश इस पर उपस्थित है वो तो यहां रह जाएगा, और जो आवेश इस पर चला गया था वो यहां रह गया। दोनों को हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। जैसे दो मार्कर है, पहले संपर्कित है, हमने इसको क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो जो कुछ आवेश इस पर रह जाएगा ए पर, और कुछ आवेश किस पर रह जाएगा, बी पर। शुरुआत में हमने जो बी गोला लिया था वो कैसा था, उदासीन। अब जब हमने इसको संपर्कित करके वापस एक दूसरे से अलग किया तो इसमें कुछ आवेश आ गया। इसमें आवेश आने का मूल कारण क्या था कि जब मैंने इन दोनों को क्या किया, आपस में स्पर्श कराया, तो ये जो प्रक्रिया आवेशित करने की वो क्या कहलाती है, स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन। चालन का मतलब होता है कि यहां से आवेश चलकर दूसरे में गए, इसलिए इसको चालन द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो ये आपका पहला आवेशन का जो प्रकार था, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। उदासीन गोले को जब हम किसी आवेशित धात्विक गोले के संपर्क में लाते हैं तो कुछ आवेश दूसरे गोले पर चला जाता है। फिर जब हम दोनों को पृथक पृथक करते हैं तो दूसरे गोले पर भी कुछ आवेश उपस्थित रह जाता है। प्रारंभ में ये उदासीन था, लेकिन अब ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो ये प्रक्रिया आपके स्पर्श द्वारा आवेश है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा, प्रेरण नाम से पता चलता है आपको कि किसी से प्रेरित होकर या किसी के प्रभाव में आकर जो वस्तु आवेशित होती है उसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे एग्जाम्पल से, मैं अपने आप घर बैठे ऐसे इच्छा हो गई कि अब कुछ पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ने लग गया, तो मैं अपने आप से ही प्रेरित हुआ, तो उसको तो कहेंगे क्या, स्वप्रेरण। मेरे पड़ोस वाला लड़का पढ़ाई कर रहा है, मैंने उसको देखा और उसको देखकर मेरी ऐसी इच्छा हो गई कि भाई मुझे भी अब पढ़ना चाहिए, तो मैं किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होकर पढ़ाई करने लग गया, उसको कहेंगे अन्योन्य प्रेरण। दो तरह के प्रेरण होते हैं, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। स्वयं से प्रेरित होकर यदि आप कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं स्वप्रेरण, स्वयं की प्रेरणा से, अपने मन से। और किसी अन्य को देखकर, क्लास में मान लीजिए कोई होशियार लड़का है, उसको देखकर आपकी भी इच्छा हो गई कि नहीं भाई हमें भी पढ़ना है, इसको पीछे रखना है, वो प्रभाव क्या कहलाएगा, आपके अन्योन्य प्रेरण। यहां हम केवल प्रेरण शब्द यूज ले रहे हैं कि हम स्वप्रेरण भी घटना हो सकती है, अन्योन्य प्रेरण की भी हो सकती है। ये मेन कुछ ऐसा इसमें आएगा नहीं स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण का, ये 7वें 8वें चैप्टर में अलग चुंबकीय फ्लक्स और उनके बारे में पढ़ेंगे तब आएगा। ये मैंने नॉर्मल आपको ऐसे ही बता दिया। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में किस प्रकार वस्तु आवेशित होती है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, समझने से पहले आपको एक चीज बेसिक थोड़ी बहुत पता है, जनरल 7वीं 8वीं क्लास में भी आ जाता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक में धनावेश के रूप में प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। केमिस्ट्री का है वैसे तो, ये अपने भी परमाणु नाभिक आएंगे, इसके बारे में आपको जनरल डिटेल पता ही है वैसे तो।
मेन चीज ये है कि प्रत्येक पदार्थ मूल रूप से स्वतंत्र रूप से कैसा रहता है, उदासीन। जैसे ये मार्कर है, ये स्वतंत्र रूप से मूल रूप से कैसा है, उदासीन है। आप इसमें कुछ करते हो, उसके पश्चात वो आवेशित हो जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन मूल रूप से हमेशा पदार्थ कैसा होता है, उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में होते हैं, जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और वो वस्तु कैसी रहती है, उदासीन। यदि किसी वस्तु में हमने अलग से धनावेश ऐड कर दिया तो वो वस्तु में धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, और ऋणावेश तो उतना का उतना ही है, तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। यदि हमने अदर किसी सोर्स से ऋणावेश ऐड कर दिया तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। जिस तरह का प्रभाव हम ऐड करेंगे वो प्रभाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। धनावेश ऐड करेंगे तो धनावेशित हो जाएगी, ऋणावेश ऐड करेंगे तो ऋणावेशित हो जाएगी। इसका उल्टा भी प्रभाव है। यदि मैं यहां से कुछ मात्रा में धनावेश निकाल लूं, कुछ मात्रा में धनावेश निकाल लूं, तो यहां पर पहले तो धनावेश ऋणावेश किस मात्रा में थे, समान मात्रा में। धनावेश जब मैंने कुछ निकाल लिया तो इसमें अब ज्यादा मात्रा में क्या रह जाएगा, ऋणावेश। तो इसका मतलब ये वस्तु कैसी हो जाएगी, अब ऋणावेशित। और यदि मैंने इसमें से कुछ मात्रा में ऋणावेश निकाल लिया तो धनावेश तो उतनी मात्रा का है, लेकिन ऋणावेश मैंने निकाल लिया, मतलब ऋणावेश इससे बाहर चला गया, तो अब ज्यादा प्रभाव इसमें किसका रह जाएगा, धनावेश का। तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। तो दो तरीके से हम वस्तु को आवेशित करते हैं, कुछ ऐड करके या कुछ बाहर निकाल के, दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम मेन अपने बात, ये चीजें देखो इसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दी। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो कोई वस्तु किसी और से प्रेरित होकर किस प्रकार आवेशित होती है। हम बात करते हैं किसी धात्विक चालक गोले की। ये भाई कोई हमने धात्विक चालक गोला ले लिया जो कि मूल रूप से कैसा है, उदासीन। उदासीन होने का एक ही मतलब है कि इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों क्या है, समान मात्रा में है। और ये हमने जो गोला लिया वो कैसा लिया है, चालक। उदासीन चालक गोला मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों में क्या है, समान मात्रा में है। कोई आवेश है ही नहीं, उदासीन है, तो कोई किसी प्रकार का आवेश हम शो नहीं करेंगे। इस गोले के समीप मैं कोई एक छड़ लेकर आता हूं। छड़ आप कैसे भी लेकर आ जाओ, चाहे तो धनावेशित लेकर आ जाओ, चाहो तो ऋणावेशित लेकर आ जाओ, ठीक है। मैंने मान लीजिए धनावेशित को छड़ इसके पास लेकर आ गया। ये छड़ पूरी आवेशित है, ये गोला उदासीन है, इसके पास लेकर आया हूं मैं, जैसे मान लीजिए ये है और इसके पास लेकर आया हूं। चालक गोले में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आवेश गति कर सकते हैं। तो जब इस धनावेशित छड़ का प्रभाव इस गोले पर पड़ेगा तो आवेश में मैंने एक गुणधर्म बताया था कि समान आवेशों में तो होता है प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। तो जैसे मैं इस धनावेशित छड़ को इस चालक गोले के पास लेकर आऊंगा, इसमें देखो धनावेश ऋणावेश दोनों ही उपस्थित तो है दोनों समान मात्रा में।
तो जैसे मैं छड़ को पास में लेकर आऊंगा तो इसमें उपस्थित जो धनावेश है वो इस छड़ से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित होंगे तो भाई दूसरी ओर जाएंगे, तो धनावेश चला जाएगा इसमें दूसरी ओर। ऋणावेश जो इसमें है वो इस छड़ से क्या होगा, आकर्षित होगा, तो वो आ जाएगा इस तरह। है दोनों समान मात्रा में, मैंने जैसे यहाँ 4 प्लस लगाए 4 माइनस, दोनों समान मात्रा में है। छड़ लेकर आए, इधर वाले सिरे पर आकर्षण के कारण ऋणावेश प्रभाव उत्पन्न हो गया, ऋणावेश चला आया, या दूसरे सिरे पर प्रतिकर्षण के कारण क्या चला गया, धनावेश चला गया। ठीक है, अब अभी तक ये उदासीन ही है, कोई इसमें आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, किसी चालक तार की सहायता से इस गोले के एक सिरे को क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। देखो जो पृथ्वी है, भू संपर्कित करने का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको पृथ्वी से जोड़ देना, उस तार को किससे जोड़ देना, पृथ्वी से जोड़ देना। पृथ्वी का जो विभव होता है वो होता है शून्य विभव। पृथ्वी उदासीन होती है, इसका विभव जो होता है वो कैसे होता है, शून्य विभव होता है, 0 वोल्टेज। और हमेशा आवेशों की जो गति होती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विभवांतर के कारण होती है। आवेशों की जो गति होती है वो धनावेश के लिए, ये आप लाइन याद रख लेना, आपके आगे तक काम आएगी। आवेशों की जो गति होती है, जो धनावेश होते हैं, उनकी गति हमेशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनावेश की जो गति होती है वो होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणावेश की जो गति होती है वो धनावेश की गति की उल्टी होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ चीज है जो पूरी फिजिक्स में आपके काम आएगी। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आवेश की गति विभवांतर के कारण किस तरह की होती है। अब यदि आप इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हो तो आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी वस्तु जो धनावेशित है उसको हम सदैव मानेंगे उच्च विभव पर। सदैव किस तरफ मानेंगे, उच्च विभव पर। और जो वस्तु ऋणावेशित है उसको सदैव किस पर मानेंगे, निम्न विभव। बाकी चीजें थ्योरी अलग अलग है, लेकिन हम यदि इस तरीके से इसको ध्यान में रख लें तो आपको ये चीज इसके अकॉर्डिंग याद रखनी पड़ेगी कि धनावेशित वस्तु का विभव होता है ज्यादा, ऋणावेशित वस्तु का विभव होता है कम। धनावेश की गति होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऋणावेश की गति होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अब जब मैंने इसको चालक तार से भू संपर्कित किया या भूमि से जोड़ा तो देखो ये वाला जो सिरा है वो कैसा है, धनावेशित है, और धनावेशित को हम क्या मानेंगे, उच्च विभव। तो इसका मतलब ये वाला सिरा है आपके उच्च विभव, और ये वाला जो है वो क्या है, 0 वोल्टेज, मतलब इसका कोई विभव है ही नहीं। तो आवेश हमेशा जो धनावेश है वो किस ओर गति करेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब यहां से धनावेश गति करके इस तरफ आएगा। ठीक है, ये धनावेश चला गया इसका किसमें, पृथ्वी में। धनावेश इसका पृथ्वी में चला गया, सारा आवेश यहां से सारा आवेश यहां चला गया पृथ्वी में। जब सारा आवेश यहां पृथ्वी में चला गया तो शेष इसके पास अब क्या बच गया, गोले में ऋणावेश बच गया। अब ऋणावेश पृथ्वी में क्यों नहीं गया, क्योंकि ये इस छड़ से आकर्षण बल से क्या है, बंधा हुआ है। छड़ से आकर्षण बल से बंधा हुआ है, इस कारण ये यहीं पर रहेगा, गोले पर फैलेगा नहीं और ना ही पृथ्वी में जाएगा। तो ये ऋणावेश रह गया जो इस छड़ के कारण बंधा हुआ था, तो वो इसी स्थान पर है। फिर हम क्या करेंगे, इस छड़ को दूर ले जाएंगे।
जब दूर ले जाएंगे तो ये ऋणावेश एक दूसरे को वापस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सबकी प्रकृति समान है। तो जैसे ही प्रतिकर्षित करेंगे तो ये ऋणावेश इस प्रकार गोले पर चारों ओर फैल जाएगा। तो ये गोला, ये हम तार भी हटा देंगे, तो ये गोला प्रारंभ में जब हमने लिया था वो कैसा था, उदासीन था। लेकिन जैसे मैं इसके पास जो छड़ है वो लेकर आया तो उसके कारण ये गोला क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। मतलब उस छड़ से प्रेरित होकर ये गोला हो गया ऋणावेशित, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, देखो समझने की दृष्टि से मैंने आपको ये समझा दिया कि भाई ये धनावेश पृथ्वी में चला गया। ठीक है, ये ओरल आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये धनावेश यहां चला गया, लेकिन वास्तव में धनावेश कभी गति करता ही नहीं। गति करते हैं आपके ऋणावेश जो कि इलेक्ट्रॉन के रूप में पदार्थ में उपस्थित होते हैं, वो गति करते हैं, धनावेश नहीं करता। एक मूल रूप में होता क्या है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इस धनावेश को जाकर क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे इस धनावेश का प्रभाव क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन हम नॉर्मली भाषा में इसको ऐसा ही कहा जाता है कि जैसे वो संपर्कित कर दिया तो सारा आवेश कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। जबकि मूल रूप से होता है क्या कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस धनावेशित भाग को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। तो ये चीज हम ध्यान रखना। बाकी मेन नहीं है, आपको एग्जाम में यदि आता तो ये लिखना है कि जैसे हम वो संपर्कित करते हैं तो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और गोले में ऋणावेश शेष रह जाता है, और जिससे हमें ये गोला ऋणावेश रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके दूसरे प्रकार का था, कौन सा, प्रेरण द्वारा आवेशन। पहला हमने पढ़ा चालक या स्पर्श द्वारा आवेशन, दूसरा था प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा था आपके घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन हम चैप्टर के शुरुआत में जो हमने बेसिक चीज ली थी वो घर्षण से ली थी कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से हम घर्षण कराते हैं तो उनमें एक वस्तु हो जाती है धनावेशित और दूसरी वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। मतलब एक वस्तु में धनावेश उत्पन्न हो जाता है, दूसरी वस्तु में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जितनी मात्रा में एक वस्तु में धनावेश उत्पन्न होता है उतनी मात्रा में दूसरी वस्तु में क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। घर्षण द्वारा वस्तु आवेशित या धनावेशित क्यों होती है, इसके पीछे मेन कंसेप्ट होता है कार्यफलन का। कौन सी वस्तु धनावेशित होगी, कौन सी ऋणावेशित होगी, उसके भी पीछे मेन कंसेप्ट किसका है, कार्यफलन का। तो इस कार्यफलन के बारे में और इस आवेशों के और गुणधर्मों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। घर्षण मैंने आपको शुरू में थोड़ा बता दिया था कि जब दो वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है तो उनमें एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसमें एक वस्तु हो जाती है आपके धनावेशित, दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित। ठीक है, इसी से आगे रिलेटेड आवेश से संबंधित हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।